Hello students, with this video we are going to start with force and pressure, chapter number 11. Now as you can see, the word force itself means that you have to push or pull on any object. So you can see here, what is force? It is a push or pull on any object. Then it is called force. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. And all these are nothing but applying force. See a player trying to stop a ball, a player hitting a ball, a player stopping a ball again. So they all are actually applying the force to stop the ball or to hit the ball or again stop the ball, whatever. एक्टिविटी 11.1 इज गिवन। इस एक्टिविटीज़ में देखिए आप लोगों को बताना है लाइक ये दिया हुआ है यहाँ पे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ठीक है, आप उसका क्या करेंगे? आप उसे पुश भी कर सकते हैं और आप उसे पुल भी कर सकते हैं, आप उसे लिफ्ट भी कर सकते हैं। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, तो आप पुश भी करेंगे, पुल भी कर सकते हैं, शटिंग भी कर सकते हैं, आप दरवाजे को हिट भी कर सकते हैं, किक भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपने क्या एक्शन किया? आप उसे किक कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, आपने या उसे पुश किया है या पुल किया है। इसलिए फोर्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। फोर्स को अगर हम और अच्छे से समझें तो हम एक काम करते हैं, पहले एक नोट बना लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये आपको भी लिखना है। अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब फोर्स को हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स आर ड्यू टू इंटरैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये कार है जो स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर जब एक आदमी ने पीछे से धक्का लगाया तभी वो कार स्टार्ट हुई। तो जब उसने धक्का लगाया तभी फोर्स लगा, तभी ये कार आगे बढ़ी। उसी तरह से दो सहेलियां एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। या आप लोग अपने स्कूल पे भी और अपने घर पे भी ये सब एक्टिविटीज़ आप करते होंगे। एक आदमी अपने बुलक को खींच रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे फोर्सेस लगते हैं। वी रेफर टू एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर द फोर्स टू अप्लाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, फोर्स is applied when at least two objects interact with each other. तो फोर्सेस जो होते हैं उनके कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। और फोर्सेस को अगर हम डिटेल में समझना चाहें, फोर्सेस को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक आदमी और एक और आदमी, दो आदमी एक ही बॉक्स को एक ही डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि आप और आपका दोस्त इस ब्लॉक को एक ही डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। और अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का फोर्स एक दूसरे के साथ कट होगा।
इसे कहते हैं इसे हम कहेंगे कि फोर्सेस जब सेम डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं तो वो ऐड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर, ठीक है। एंड इफ द टू फोर्सेस एक्ट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अलग से एक पॉइंट बनाकर कि व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन सेम डायरेक्शन they add while whereas when they act opposite to each other, they subtract each other, ठीक है। सो इससे हम बता सकते हैं कि व्हेन द सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। The strength of the force is usually expressed as the magnitude, and we have also to specify, हो गए, we also have to specify the direction। यहाँ पे गलत है थोड़ा सा इंग्लिश। we also have to specify the direction in the force in which it's act। if the direction or the magnitude of the applied force changes, then the इफेक्ट ऑन द देन द इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। तो मान लीजिए कि पहले एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फिर उसका जो डायरेक्शन वो बदल गया, या एक डायरेक्शन और दूसरे डायरेक्शन भी सेम है तो ये दोनों प्लस होंगे, पर अगर डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो ये दोनों फोर्सेस माइनस हो जाते हैं। अब आते हैं हम बात करने के लिए कि फोर्सेस के इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है, क्या चेंज आ सकते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले में आएगा चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है एक जगह पे और उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। मान लीजिए कि आप स्कूल से घर जाते हो तो पूरी रात आपका जो टेबल या आपकी जो चेयर है या ब्लैक बोर्ड है वो वहीं के वहीं पे पड़े रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। लेकिन आपके जाने के बाद अगर कोई आया दीदी या कोई टीचर ने जाके आपके बेंच को आगे पीछे कर दिया तो ही वो मूव करेगा, है ना। तो उसे स्टेट ऑफ रेस्ट कहा जाता है। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जब एक बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसे स्टेट ऑफ रेस्ट कहा जाता है। तो फोर्स लगाने से किसी बॉडी को आप जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है उस बॉडी को आप मोशन में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल अगर ग्राउंड में ऐसे ही रखा हुआ है, आपने जाके किक लगाया तो जाके वो मूव करेगा। लेकिन वो फुटबॉल अगर ग्राउंड पे ऐसे ही रखा हुआ है और आप जाके फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो फुटबॉल वहीं के वहीं पे पड़े रहेगा। सेकंड इफेक्ट हो सकता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, तो उसे स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने एग्जांपल फुटबॉल का दिया था, एक फुटबॉल रेस्ट में है, आपने उसे किक लगाई, ठीक है, तो वो मोशन में आ गया। लेकिन अगर कोई फुटबॉल ऑलरेडी मोशन में है तो आप उसे या हाथ से पकड़ेंगे
जैसे कि गोल की पकड़ता है या पैर लगाकर उसे पकड़ेंगे तो बॉडी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, वो बॉल फुटबॉल रुक जाएगा। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर आपने ये पैर आपका नहीं लगाया तो बॉडी रुकेगी नहीं। वैसे ही क्रिकेट में भी जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो प्लेयर जब उसे फोर्स लगा के पकड़ता है तभी वो बॉल रुकता है, वरना तो वो बॉल बाउंड्री में चली जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन, उसमें भी चेंज आ सकता है। थर्ड होता है चेंज इन डायरेक्शन। आपने बॉलर ने बॉल डाला और आपने उसे हिट किया बैट से, तो बॉल का जो डायरेक्शन था, ठीक है, वो इस तरफ आ रहा था। जब आपने उसे हिट किया तो वो बॉल इस तरफ चले गया, तो डायरेक्शन बदल गई। अगर आप उसे बैट से नहीं छू रहे हैं या आप फोर्स नहीं लगा रहे तो ये बॉल अपनी डायरेक्शन में विकेट कीपर के पास चले जाएगा। सीधी सी बात है। तो इसको हम कहेंगे कि चेंज इन डायरेक्शन। और लास्ट है चेंज इन शेप और साइज। जैसे कि आप बलून ब्लो करते हैं, जब आप फूंक लगा के फोर्स लगाते हैं अंदर तभी वो ब्लो आउट होता है। या आप कह सकते हैं कि कोई अगर आपके घर पे अगर जो आटा होता है, ठीक है, आटा से आप गोल गोल वो रोटी बनाने के लिए गोल कट करके फिर जब आप उसे बेलन से काटते हैं, बेलन से उसे वो करते हैं, मैश करते हैं, तभी वो जाके गोल स्ट्रक्चर बनता है, उसका रोटी बनती है। तो जब आप फोर्स लगाते हैं तभी वो एक छोटे से गोले से एक सर्कल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है चेंज इन स्टेट और या साइज़ का। साइज़ भी चेंज हो जाती है, शेप भी चेंज हो सकता है, लेकिन फोर्स लगाना दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसमें भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस में देखिए अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। देखिए इट चेंजेस द स्पीड ऑफ मोशन। जैसे यहाँ पे एक बॉल को मार रहा है या रोक रहा है, या बॉल ऐसे आ रहा था, अब उसकी या ऐसे आ रहा था और ऐसे चले गया, उसकी डायरेक्शन बदल गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ही था कि डायरेक्शन भी बदलता है, शेप साइज बदलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, हाउ टू अप्लाई फोर्स। आप उसे प्रेस करेंगे तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और शेप, तो कि शेप चेंज होगा। स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द सीट ऑफ बाइसिकल बाय सिटिंग ऑन द सीट, चेंज इन मोशन और चेंज इन होगा या नहीं, मोशन नहीं चेंज होगा, सीट तो वहीं पे रहेगी पर शेप चेंज होगा। जो पहले स्प्रिंग इतनी बड़ी थी अब स्प्रिंग छोटी हो जाएगी दब के। अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम हुक और नेल बाय हैंगिंग द वेट ऑन इट। पहले एक नेल में एक रबर बैंड लटक रहा है, अब आपने उसके ऊपर मास लगा दिया तो ऑफ कोर्स रबर बैंड जो है वो नीचे तक खींच जाएगी, तो उसका भी शेप चेंज होगा। अ प्लास्टिक और अ मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू स्टिक्स, और फिर उसके ऊपर अगर आप वजन रख रहे हो तो ऑफ कोर्स उसका भी शेप चेंज होगा। तो ये बताना चाहता है कि भाई सिर्फ मोशन ही चेंज नहीं होता, रेस्ट या मोशन ही नहीं बदलते, डायरेक्शन ही बदलते, शेप और साइज भी बदलते हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए उसने डो में चपाती का ही एग्जांपल दिया हुआ है, इट इज़ रोल्ड बैक टू मेक अ चपाती। तो 4 चेंजेस यू मेक एन व्हेन हैविंग परफॉर्म्ड ऑल अबव एक्टिविटीज़ यू वुड रियलाइज दैट अ फोर्स क्या क्या कर सकता है। नंबर 1, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था। मे चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप फोर्स लगा के, जैसे एक फुटबॉल आपके डायरेक्शन में आ रहा है, आप उसे और जोर से लात मार दीजिए और स्पीड बढ़ जाएगी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो हमने पहले बात की। मे ब्रिंग द चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, या ये सब या किसी में से या इसमें से कोई भी एक या सब चेंजेस एक साथ आ सकते हैं फोर्स लगाने से। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, देखिए 11.6 और 11.7 में है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आपको 2 पढ़ने हैं, एक है मस्कुलर फोर्स, ठीक है, और एक है फ्रिक्शन।
देखिए मस्कुलर फोर्स आपको पता है, मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं मूव करने के लिए, या किसी चीज़ को खींच रहे हैं अपने हाथों से, तो वो मस्कुलर फोर्स हुआ। तो मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए आपको किसी चीज़ को छूना तो पड़ेगा ही। मान लीजिए कि मुझे टेबल को 2 मीटर तक खिसकाना है, तो मुझे उस टेबल को धक्का लगाना ही पड़ेगा, मुझे उसको छूना ही पड़ेगा। मैं बस सोच लूँ और दूर से खड़े हो के मैं धक्का मार दूँ तो हम कोई सुपर हीरो तो है नहीं कि धक्का लग जाएगा अपने आप। तो ये हुआ मस्कुलर फोर्स, जहाँ पे एनिमल का या ह्यूमन बीइंग का खुद का मसल की ताकत लगती है। जैसे बुलक काट है तो बुलक अपना मस्कुलर पावर लगाता है, मस्कुलर फोर्स लगाता है, जिससे वो उसे खींच सके। वैसे ही फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, और फ्रिक्शन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फोर्स है। इसमें क्या होता है कि जब भी फोर्स, ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जब इस सरफेस के साथ रब होते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये सरफेस उसके साथ फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन का मतलब होता है ओपोज करना, टू ओपोज द मोशन। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को ओपोज करेगा। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, वही अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में नहीं लगता, ये डिपेंड करता है कि बॉडी का मोशन किस तरफ है। बॉडी का मोशन जिस तरफ जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शन यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12। पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर, सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर आपकी क्लास में, ठीक है। तो तब हम उससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि स्पीड, अब आप बोलेंगे कि हमने एक फुटबॉल को लात मारा तो थोड़ी दूर के बाद जाके रुक जाता है, तो हम लात मार रहे हैं, फोर्स तो लग रहा है, तो क्यों जाके रुक गया? क्योंकि ज़मीन के साथ उसका जो फ्रिक्शन होता है वो उसे ओपोज करता है उसके मोशन को, इसलिए धीरे 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 आगे जाके उसका फोर्स घट जाता है, उसकी स्पीड घट जाती है, और फिर वो बॉडी जाके रुक जाता है, ठीक है। फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सरफेस, बॉल एंड ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द बॉल इनटू रेस्ट। वाटर में भी बोट और वाटर में रोविंग करने के लिए आपको कंटिन्यूसली मोटर चलानी पड़ती है, तभी बोट मूव करेगी, वरना रुक जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और इसे जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि हम चैप्टर 12 में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली आपके सिलेबस में 3-4 दिए हुए हैं, ओके सॉरी 3 दिए हुए हैं, ठीक है। और ये 3 पढ़ के आज का ये जो वीडियो है वो ख़त्म करेंगे। फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। ये आप सब जानते ही हैं, जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के नज़दीक आता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर जो है वो साउथ पोल शो करता है, रेड है वो नॉर्थ पोल शो करता है, तो मोशन ऐसे अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों साउथ पोल रखूँ तो मोशन उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ ऑपोजिट पोल्स हैं, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और साउथ और साउथ या नॉर्थ और नॉर्थ दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों सेम पोल्स हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर इसमें देखो दोनों बॉडी एक दूसरे को छू नहीं रही है, ठीक है, इसीलिए इसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहेंगे। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के मैग्नेटिक फोर्स में आप लिख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, लाइक, इसका रूल है लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लाइक मतलब एक जैसे, फॉर एग्जांपल साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, तो वो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अनलाइक मतलब साउथ और नॉर्थ, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है।
उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। आप लोग ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब आप स्केल को हेयर से रब करते हैं और पेपर के बीट्स अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो ये पेपर के बीट्स हैं वो इससे चिपक जाते हैं, पर हेयर से रब करेंगे उसके बाद ही होगा स्केल में, ठीक है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप हेयर से स्केल को रब करते हैं तो इसमें एक टाइप की पोलैरिटी, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इसमें अटेन हो जाता है स्केल में, और पेपर्स में कोई चार्ज नहीं होता तो ये इसे अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक जैसे मैग्नेट जो है वो आयरन नेल को खींच लेता है। आयरन नेल खुद मैग्नेट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैग्नेट की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो आयरन नेल को खींच ले तो वो खींच लेता है। तो यहाँ पे भी वही होता है। तो उस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यही चीज़ देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इसमें भी अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, सॉरी, इसमें हम लिखेंगे लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जैसे अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों अगर पास पास लाए गए तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव लाए गए पास पास तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हो गया लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पर ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कुछ लफड़ा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक ही रूल है, अट्रैक्ट। और ग्रेविटेशनल फोर्स ना पॉजिटिव नेगेटिव देखता है, ना नॉर्थ पोल साउथ पोल। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ मास है m1 m2, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि सब एक दूसरे को चिपक जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होती है। पर बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है जैसे कि सन है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ है जिसका मास बहुत है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के राउंड सारे सैटेलाइट्स जैसे कि मून हो गया, जुपिटर के अराउंड टाइटन हो गया, ये सब घूमते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स है जिसे हमें याद रखना है, ठीक है। और ग्रेविटी ही वो फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ से चिपके हुए हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आती ही है अर्थ में। ये ग्रेविटी की वजह से ही होता है। और मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से थोड़ी सी कम होती है, इसलिए आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो वीडियो था वो आपने देखा होगा जिसमें वो जंप लगाते हुए चलता है। हम ज़मीन में आराम से चलते हैं, लेकिन वहाँ पे वो ग्रेविटी कम होने की वजह से उसे जंप लगाकर चलना पड़ रहा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के इस वीडियो पे हम कंप्लीट करेंगे ये वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर से मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो आपको देखना है, समझना है, और फिर हम इसके बारे में डिटेल में और भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। आप लोगों को रीड करना है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन डिटेल में रीड करनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फिज़िक्स का बेस है, और यही चीज़ आपको फिर से 9th स्टैंडर्ड में काम आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।